सब भूमिका आहार की इस देह के निर्माण में, यह तथ्य जितना शीघ्र हो भर लीजिए मन प्राण में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड पोएट्री यानी विज्ञान और कविता में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल सिंह, आपके मनपसंद कार्यक्रम सेहत की बात यश के साथ के इस 5वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम इस प्रश्न पर आकर ठहर गए थे कि अगर हमारा वजन ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कैसे पता लगे कि हम मोटापे के किस पायदान पर कहां खड़े हैं, हमें कितना नीचे उतरना है। तो आज हम समझेंगे कि यह कैसे पता चले कि हम अधिक भार वाली कैटेगरी में आते हैं, ओवरवेट वाली श्रेणी में आते हैं, या मोटापे की ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इससे यह निर्णय होगा कि आपको या हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब हमें यह तो पता ही है कि हमारी लंबाई के अनुसार हमारा आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, उससे तुलना करनी है। अगर हमारा वास्तविक भार उससे 20% कम या 20% ज्यादा है तो या तो हम बहुत पतले हैं और या फिर ओबीस मोटे की कैटेगरी में आते हैं। अगर 10% का अंतर है तो इसको सामान्य ही माना जाएगा, और 10 से 20 के बीच आप या तो ओवरवेट हैं या अंडरवेट। यह एक सीधा सा रास्ता है। लेकिन मोटापे को नापने का आजकल एक और पैरामीटर काफी प्रचलन में है, और वो भी इस कदर प्रचलन में है कि अभी से नापने की मशीनें हमारे रेलवे स्टेशन पर, बाजारों में दिखाई पड़ जाती हैं। वो है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। हिंदी में कहें तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक। हम सुविधा के लिए इसे BMI ही कहेंगे। BMI की खूबी यह है कि वह हमारे वजन और हमारी लंबाई दोनों को एक ही साथ गणना में लेता है। वैसे तो गूगल पर आपको BMI कैलकुलेटर मिल जाएंगे, मगर जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए इसका फॉर्मूला दे रहा हूं। वेट इन केजी डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स, यानी किलोग्राम में आपका जो वजन है वो ले लीजिए और उसे मीटर में अपनी लंबाई के वर्ग से या स्क्वायर से विभाजित कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। उदाहरण के लिए, गणना की सरलता के लिए ले रहा हूं कि मान लिया किसी का वजन 100 किलो है और लंबाई 2 मीटर है, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 यानी 25। अमेरिका में अगर आपका BMI 30 या उससे अधिक है तो आपको मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है, ओबीस माना जाता है। एशिया में यह पैमाना थोड़ा सख्त रखा गया है, शायद इसलिए कि एशिया में दिल के रोग का खतरा अधिक आंका गया है। इसीलिए एक भारतीय का BMI अगर 25 या उससे अधिक है तो वो मोटापे की श्रेणी में आएगा। 18.5 और 23 के बीच आप सामान्य हैं, और 23 और 25 के बीच आप ओवरवेट हैं, मगर मोटे कहलाने लायक नहीं है। BMI भी कोई नई चीज नहीं है, 50 वर्षों से अधिक हो गए इसका आविष्कार हुए और उपयोग में हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए बताना जरूरी था। वैसे BMI भी कोई अंतिम पैमाना नहीं है मोटापे का, क्योंकि एक समान ऊंचाई के और एक ही वजन के दो लोगों का शरीर और उनकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक 6 फीट लंबा आदमी है, 80 किलो का आदमी है, मगर वो एथलीट है। दूसरा भी 80 किलो का है, 6 फीट का है, लेकिन वो गतिहीन बैंक कर्मचारी है या कोई और कर्मचारी है। तो उन दोनों की जो शरीर है वो एक सा होते हुए भी बराबर नहीं है। फर्क क्या है? फर्क है मसल मास का और बोन मास का, मांसपेशियों का और हड्डियों का। मांसपेशियां और अस्थि भार एक में ज्यादा है तो दूसरे में कम है, दूसरे में फैट ज्यादा है। दरअसल दोस्तों, समस्या है हमारे अंदर जमा फैट, वो भी विसरल फैट, यानी शरीर के मध्य भाग में पेट के चारों तरफ जो फैट जमा होता है वो ज्यादा बड़ी समस्या है। तो इसलिए BMI के साथ अपने पेट की भी नाप ले लें, और पेट की नाप का मतलब है कि नाभि से जरा सा ऊपर और पसलियों से जरा सा नीचे। पुरुषों के लिए आदर्श माप 35 से 36 इंच यानी 90 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 32 से 33 इंच यानी 80 से 85 सेंटीमीटर ठीक मानी जाती है। यहां हम इस प्रश्न पर भी गौर कर लेते हैं कि आखिर ये जो बीच का विसरल फैट है पेट के आसपास, यही समस्या का कारण क्यों है। दरअसल इस भाग में हमारे बहुत वाइटल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और ये जो फैट है बढ़ा हुआ, ये उन पर दबाव डालता है, उनके काम में बाधा डालता है, जिससे डायबिटीज और दिल के रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
तो इसका मतलब हुआ कि घूम फिर कर हम वहीं पहुंच गए जो हमारी माँ कहती थी कि सब बीमारियां बेटा पेट से शुरू होती हैं, चाहे बदहजमी के कारण हो या जमा हुई फैट के कारण, जमा हुई चर्बी के कारण हो। आप कहेंगे अगर पेट नापने से ही तय होना है तो फिर ये आदर्श भार, ये बीएमआई, ये सब हमें क्यों बताया? तो ये ऐसे है जैसे हाथ पकड़कर बुखार का अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन हम फिर भी थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि दवाई की खुराक बुखार की स्थिति को देखकर तय की जाती है, लिखी जाती है। खैर, आप जैसे भी हो नापना चाहें, अब हमारे पास वो सारे साधन मौजूद हैं जिससे आप अपने मोटापे की अवस्था को जान सकते हैं। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं आपको कि जितने भी पैमाने हैं उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशंस ही हैं। कोई भी यानी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि हमारी कैलोरी की आवश्यकता क्या है। अब 24.9 और 25 में कितना फर्क है? अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि अचानक आदमी ओबीस हो जाएगा। इसी तरह मैं और आप दोनों भले ही गतिहीन जीवन, एक सा जीवन, सीडेंटरी लाइफस्टाइल में आते हो, एक ही श्रेणी में आते हो, मगर दोनों की शैली बिल्कुल एक जैसी हो यह संभव नहीं है। हमारी दोनों की गतिविधियां कुछ तो भिन्न होंगी ही, इसलिए हमारा कैलोरी खर्च भी बराबर नहीं हो सकता। वर्गीकरण की यही समस्या है, श्रेणीबद्ध करने की यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन लाइन कहीं तो खींचनी पड़ेगी। अभी 60 वर्ष का भी आदमी सीनियर सिटीजन है और 70 वर्ष का भी सीनियर सिटीजन है, तो फिर क्या किया जाए? व्यक्ति विशेष की कैलोरी का पता कैसे लगे? आपको याद हो तो मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई हमें उतनी कैलोरी चाहिए जितना हमारा खर्चा है, यानी जितनी हम खर्च करते हैं। तो क्यों न खर्चे की गणना की जाए? इस दिशा में एक बहुत सार्थक प्रयास किया गया। आप व्यक्तिगत तौर पर 24 घंटे में कितनी देर सोते हैं, कितनी देर बैठते हैं, कितनी देर खड़े रहते हैं, कितनी देर चलते हैं या दौड़ते हैं या व्यायाम करते हैं, उसकी एक सूची तैयार कर लीजिए। हर एक्टिविटी के लिए कितनी ऊर्जा खर्च होती है, कितनी कैलोरी खर्च होती है, यह गणना उपलब्ध है। उसके हिसाब से आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा की आवश्यकता की गणना की जा सकती है। आप कहेंगे ये तो बहुत काम हो गया। वैसे यह कठिन नहीं है, मैं अपने लिए यह काम कर चुका हूं। इसकी चर्चा लेकिन हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए और आप एक कविता के लिए भी ठहरे, मगर उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस जानकारी को उन सभी मित्रों तक, उन सभी दोस्तों तक शेयर करें जिनका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। इसके लिए चैनल को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, अपनी टिप्पणी भेजें और सब्सक्राइब जरूर 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 करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सिफारिश के साथ शेयर करें। आपकी कोई भी फीडबैक इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और एक कविता, उसके लिए आप ठहरिए। और कुछ मित्रों ने प्रतिक्रिया भी दी, एक सुझाव दिया। डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि पिछले एपिसोड में मैंने चीते को तेंदुआ कह दिया, और मैं क्षमा चाहता हूं मित्र, और आपकी सजगता के लिए आपको बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद अदा करता हूं। अब कुछ कविता में। जिंदगी में रंग भरने की खुमारी चाहिए और थोड़ी बहुत मरने की तैयारी चाहिए। रास्ता अपने लिए खुद आप ही ने हो चुना, रास्ता अपने लिए खुद आप ही ने हो चुना। मंजिलों में आपकी भी जिम्मेदारी चाहिए, मंजिलों में आपकी भी जिम्मेदारी चाहिए। कामयाबी के नियम सिद्धांत सबको एक से, कामयाबी के नियम सिद्धांत सबको एक से। आंख में सपना व दिल में बेकरारी चाहिए, आंख में सपना व दिल में बेकरारी चाहिए। और राह में सुख दुख मिलेंगे हर किसी को लाजिमी, राह में सुख दुख मिलेंगे हर किसी को लाजिमी। आंसुओं के साथ थोड़ी खुशगवारी चाहिए, आंसुओं के साथ थोड़ी खुशगवारी चाहिए। और जीत हो या
जीत हो या हार हो कुछ फर्क ज्यादा है नहीं, जीत हो या हार हो कुछ फर्क ज्यादा है नहीं, जिंदगी है जंग तो बस जंग जारी चाहिए, जिंदगी है जंग तो बस जंग जारी चाहिए। और मौत कब आ जाए बेशक जानना संभव न हो, मौत कब आ जाए बेशक जानना संभव न हो, मौत तय है सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए, मौत तय है सिर्फ इतनी समझदारी चाहिए। और लम्हा लम्हा रोज यूं आएगी पूरी जिंदगी, लम्हा लम्हा रोज यूं आएगी पूरी जिंदगी, और जीने को लम्हा ना उम्र सारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।